अब देखिए स्टूडेंट, आगे क्या हुआ था, क्यों गोवा, आगे मैं बताऊंगा आपको कि आफ्टर देयर कन्क्विस्ट इन गोवा द पोर्चुगीज इंस्टीट्यूटेड गोवा इंस्क्रिप्शन वेयर न्यू इंडियन कन्वर्ट एंड नॉन क्रिश्चियन वर पनिश्ड फॉर द सस्पेक्टेड heresy against Christianity and were commanded to be burned. Goa became the main Portuguese base until it was annexed by India in 1961. तो देखिए इस इतनी सी लाइन को आप इस तरीके से समझिए कि जो ब्रिटिशर्स लोग होते थे, जो अंग्रेज़ लोग होते थे, वो कौन से धर्म को मानने वाले होते थे? वो लोग गॉड में बिलीव करते थे कि भगवान एक है, गॉड है सबका रखवाला। तो वो लोग ईसाई धर्म को मानने वाले होते थे, क्रिश्चियन को मानने वाले होते थे। तो जितने भी वहाँ पे न्यू इंडियंस वगैरह थे, कहाँ पे, गोवा के अंदर, उन्होंने उनको एक तरीके से उस तरफ भी प्रेरित किया कि आप लोग ईसाई धर्म को अपनाएं, साथ में आप क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। एज वेल एज उन्होंने क्या किया था, गोवा, क्योंकि गोवा उन लोगों को क्या लगा स्टूडेंट, सी रूट लगा कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इजी गोइंग तरीके से पहुँच सकते हैं। तो गोवा को उन लोगों ने, पोर्चुगीज़ लोगों ने 1961 के अंदर इंडिया में अपना एक ट्रेडिंग सेंटर बनाते हुए एक नया सी रूट डिस्कवर्ड कर लिया था, जिसके अंदर से जितने भी ब्रिटिश की तरफ से, मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से जो मतलब अधिकारी आते थे या कोई भी वहाँ की ट्रेड व्यवस्था के अकॉर्डिंगली आता था, तो वो गोवा उन्होंने अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि गोवा किसके लिए था, तो आप डायरेक्टली आंसर बोलेंगे पोर्चुगीज़ के लिए था मेन बेस। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, आपको आगे बता रखा है द नेक्स्ट टू अराइव वर द डच। अब दूसरे नंबर के ऊपर कौन आए, मतलब ये भी ब्रिटिशर्स ही थे लेकिन ये डच से आए थे, यानी कि डच लोग होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि आप अगर आज भी गोवा की तरफ जाएंगे, दमन एंड दीव की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको गोवा, दमन एंड दीव, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता जो है, वो पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाल और डच बेसिस के ऊपर मिलती जुलती मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर ये ब्रिटिशर्स जो थे, ये हमारा जो सी रूट था, जो सीधा कनेक्टेड करता था ब्रिटिशर्स के साथ में, यूरोप के साथ में, तो वहाँ पर आपको अधिकतर जो चर्च बने हुए हैं, वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ के जो घर बने हुए हैं गोवा, दमन एंड दीव के अंदर, तो आपको अधिकतर जो आर्किटेक्चरल व्यूज़ हैं वो डच से मिलता जुलता नज़र आएगा, मतलब वहाँ की संस्कृति से। कहाँ पे, दमन, दीव एंड गोवा के अंदर। The next to arrive were the Dutch with their main base in Ceylon. They established port in Malabar. अब डच लोगों ने अपना कोस्ट कहाँ बनाया था, मालाबार कोस्ट को बनाया था, मतलब मालाबार बंदरगाह को, एक तरीके से मालाबार तट को। However, their expansion into India was halted after they defeated the Battle of Colacal by the Kingdom of ट्रेवेनकोर ड्यूरिंग द ट्रेवेनकोर डच वॉर। अब ये एक वार हुई थी, ट्रेवेनकोर डच वार। तो उसके अंदर से डच लोगों को क्या हुआ था, थोड़ा सा एक हार का सामना करना पड़ा था। और डच लोगों की जो जड़ें थी वो इतनी मजबूत कॉलोनियल थ्रेट टू इंडिया यानी उनके लिए नहीं बन पाई थी। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, द न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वर कमिंग फॉर बाइंग गुड्स सच एज। अब देखिए ये जो ब्रिटिशर्स लोग जो थे, अंग्रेज़ लोग जो थे, तो ये हमारे समुद्री रास्ते से, उस गोवा वाले रास्ते से और मालाबार कोस्ट वाले रास्ते से ये क्या क्या चीज़ें अपने देश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ले जाया करते थे, यूरोप के अंदर ले जाते थे। स्पाइसेस यानी मसाले, कॉटन। अब यहाँ पे कॉटन का मतलब रुई से तो है ही, लेकिन रुई के कौन से माल से है, कच्चे माल से है, रॉ मटेरियल। सिल्क, आप लोग जानते हैं हमारे भारत के अंदर सिल्क बहुत होता है, टसर सिल्क जो होता है, टसर सिल्क बहुत महंगा होता है। इंडिगो जो मेहंदी होती है, साथ में इंडिगो एक प्रकार की रंगाई छपाई का करने के लिए काम आने वाली शाही भी है। दे ऑल वॉन्टेड टू बाय दीज गुड एट अ लो प्राइजेज इन इंडिया। ये जितने भी माल थे मतलब स्पाइसेस थे, कॉटन थे, सिल्क थे, इंडिगो जो थे, ये एक सस्ते दाम के अंदर भारत से इनको उपलब्ध होते थे अंग्रेज़ों को। और साथ में ये हाई प्राइस के अंदर, यानी अपने देश में ले जा करके उसको हाई प्राइस में बेच देते थे, जिससे उनको प्रॉफिट होता था। एज दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया, ये जितनी भी चीज़ें थी ये हमारे भारत देश से ये लोग खरीद लेते थे। सो देयर प्रॉफिट अर्न बिगेन टू श्रिंक. They led to rivalry among them. The internal conflict among Indian kingdoms gave opportunities to the European trader to gradually establish political influence and appropriate lands. Following the Dutch, the British who set up in the west coast port of Surat. अब देखिए ये आगे अपना सी रूट बनाते हुए मालाबार कोस्ट से कहाँ पे बढ़ गए ये लोग, 1619 के अंदर कहाँ तक चले गए स्टूडेंट, सूरत। सूरत आप लोगों ने नाम सुना होगा, गुजरात के अंदर। तो सूरत के अंदर जो मतलब पोर्ट है वहाँ तक ये लोग पहुँच गए। एट द फ्रेंच बोथ एस्टेब्लिश्ड, यानी कि देखिए ये ऐसे आगे से आगे बढ़ते गए हमारे इंडिया के अंदर। एंड द फ्रेंच बोथ ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन इंडिया, although these
continental European power controlled various coastal region of southern and eastern India during the ensuing century. यानी कि इस सेंचुरी तक 1619 तक कहाँ से हम लोग शुरू हो रहे हैं 1498 से स्टूडेंट हमारी शुरुआत हो रही है 1498 से और 1619 तक अंग्रेजों ने अपनी जड़ें कहाँ तक फैला दी थी सूरत के बंदरगाहों से भी आगे तक फैला दी थी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए. So to the British with the exception of फ्रेंच आउटपोस्ट ऑफ पौंडुचेरी. अब देख लीजिए कहाँ तक पहुँच गए ये लोग पौंडुचेरी साउथ के अंदर पहुँच गए. पौंडुचेरी कहाँ है साउथ के अंदर. तो अब ये आगे कहाँ तक पहुँचेंगे स्टूडेंट ये केरला तक भी पहुँचेंगे क्योंकि केरला भी हमारा एक मेन सी अरेबियन सी है केरला के अंदर अरब सागर है तो वो भी हमारा वहाँ क्योंकि केरला के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है स्टूडेंट स्पाइसेस मसाले हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा केरला में पैदा होते हैं. एंड चंद्र नागौर एंड द पोर्चुगीज कॉलोनीज ऑफ गोवा दमन एंड दीव. चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी. अब भारत के अंदर आप लोग क्या देखेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन अराइवल. क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड यानी ये इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट trading the East Indies, hoping to break the Dutch monopoly of the spices trade in what is now Indonesia. During its first century of operation, the focus of the company was trade, not the building of an empire in India. English traders frequently engaged in hostilities with their Dutch and Portuguese counterpart in the Indian Ocean. The company achieved a major victory over the Portuguese in the Battle of Swally in 1612 at Swally in सूरत. आ गए स्टूडेंट हम लोग वापस से पहुंच करके वहीं पे तीनों पोर्ट का आपको वापस से जिक्र किया गया है. यहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी इंग्लैंड की उनकी परमिशन के ऊपर लंदन से कुछ मर्चेंट्स जो थे उनको भारत देश के अंदर भेजा गया और एक कंपनी की शुरुआत करने के लिए क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि भारत के अंदर अगर आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी हैं तो आपको वहाँ पर एक कंपनी स्थापित करनी पड़ेगी. मतलब रूल्स हमारे रहेंगे कि मतलब आप लोग जाकर के पहले वहाँ अधिकार जमाओ और अधिकार जमाने के बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे रहेंगे लेकिन आपको वहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शुरुआत करनी पड़ेगी उसकी नींव रखनी पड़ेगी उसके बाद आप अपने जड़ें वहाँ पे मजबूत कर सकते हैं. तो 1612 के अंदर एक बैटल हुई थी स्टूडेंट स्वैली के अंदर जो सूरत के पास में एक जगह है. द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फैसिलिटी ऑफ गेनिंग अ टेरिएबल फुट होल्ड इन मेन लैंड इंडिया विद ऑफिशियल सेक्शन फ्रॉम बोथ ब्रिटेन एंड मुगल एम्पायर एंड रिक्वेस्टेड दैट द क्राउन लॉन्च अ डिप्लोमेटिक मिशन. अब देखिए स्टूडेंट एक नया अलग से एक चीज़ और आ गई थी इसके बीच के अंदर क्योंकि हम लोग जब अगर 1600 ईस्वी की अगर 16th सेंचुरी की अगर बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे देश के अंदर कौन सा एम्पायर चल रहा था मुग़ल एम्पायर भी चल रहा था. तो ये एक मतलब एक तरीके से हम स्टूडेंट इसको ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये चैलेंज था किनके लिए इन ब्रिटिशर्स लोगों के लिए कि उनको मुग़ल एम्पायर के लोगों को भी साथ लेकर के चलना था. क्यों क्योंकि हमारे उस वक्त 16th सेंचुरी के अंदर जो मुग़ल एम्पायर चल रहा था मुस्लिम साम्राज्य मुग़ल शासन जो चल रहा था तो उसके अंदर जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते थे वो सारे उन्हीं के थे. 1612 के अंदर जेम्स वन जो था इंस्ट्रक्टेड सर थॉमस रॉय टू विजिटिंग मुग़ल एम्पायर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर. अब देखिए यहाँ पे नूरुद्दीन सलीम जहांगीर जो एक राजा थे एक सुल्तान कह सकते हैं आप उनको 1605 से लेकर के 1627 तक उन्होंने भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य में अपना राज्य स्थापित किया था. तो 1612 के अंदर यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था जेम्स वन. तो जेम्स वन जो था वो 1612 के अंदर मुग़ल एम्परर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर से वो मिला टू अरेंज अ कमर्शियल टेरिटरी दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिवली राइट टू रिसाइड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन सूरत. और उन्होंने सलीम जहांगीर से एक परमिशन मांगी थी अपनी कौन सी ब्रिटिश इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए सूरत में एंड अदर एरियाज़. इन रिटर्न द कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड द एम्परर विद गुड एंड
रेरिटीज़ फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, और उन्होंने उनको लालच किस चीज़ का दिया था कि अगर आप हमारे को ये कंपनी सूरत के अंदर स्थापित करने देंगे तो हमारी जो यूरोपियन मार्केट से आने वाला प्रॉफिट है उससे आपके खजाने को भर दिया जाएगा, आपके साम्राज्य के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह हैं उनमें हम लोग इजाफा देंगे। दिस मिशन वॉज हाईली सक्सेसफुल एंड जहांगीर सेंट अ लेटर टू द जेम्स थ्रू सर थॉमस रॉय। तो सर थॉमस रॉय के हाथों में उन्होंने एक लेटर दिया था जो जेम्स को पहुंचाया गया था, और ये लेटर किसने दिया था? उस वक्त 1605 से लेकर 1627 तक भारत के अंदर जो जहांगीर का राज चल रहा था, मुगल शासक का, उन्होंने एक सक्सेसफुल लेटर किसको? जेम्स को पहुंचा दिया था। The company, which benefited from the imperial patronage, soon expanded its commercial trading operation. It eclipsed the Portuguese Estado da India, which had established bases in Goa, Chittagong and Bombay, which Portugal later ceded to England as a part of the dowry of Catherine of Braganza on her marriage to King Charles II. अब कंपनी की जो पोर्चुगीज़ जो थे उन लोगों ने अपनी एक लेटर को वहाँ पे जो स्थापित करके उस कंपनी की शुरुआत की थी स्टूडेंट्स। तो आगे चल करके क्या हुआ था कि इंग्लैंड एज अ पार्ट ऑफ डोवरी कैथराइन ऑफ ब्रिगेंजा ऑन हर मैरिज टू किंग चार्ल्स सेकेंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो लॉन्च्ड अ जॉइंट अटैक विद द डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC जिसको बोला गया ऑन पोर्चुगीज एंड स्पेनिश शिप्स टू ऑल कोस्ट ऑफ चाइना, which help secure EIC ports in China. The British East India Company was fiercely competitive with the Dutch and French throughout the 17th and 18th century over spices from the Spice Island. Spices at that time could only be found of these islands such as the pepper, ginger, nutmeg, clove, cinnamon could bring profit as high as 400% from one voyage. अब देखिए स्टूडेंट, ये ईस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जब शुरुआत हो गई, उसकी नींव रख दी गई, तो 17th और 18th सेंचुरी तक क्या हुआ था कि अब तीनों के अंदर ये मतलब वहाँ से कच्चे माल को और स्पाइसेस को लेने के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी कि पोर्चुगीज़ भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, डच भी अपना अधिकार, क्योंकि ये सब ब्रिटिशर्स थे एक तरीके से यूरोप से आने वाले, डच भी अपना अधिकार जमाने चाहते थे, और फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, वो भी अंग्रेज़ अधिकारी अपना अधिकार, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। द टेंशन वॉज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडीज़ ट्रेडिंग। अब सबसे ज़्यादा टेंशन किन दो के बीच में चल रही थी? डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के अधिकारियों के बीच। दैट इट एस्केलेटेड इनटू एटलीस्ट 4 एंग्लो डच वॉर। कितनी वार हुई थी? 4 बार उन्होंने एक दूसरे के साथ में वार करी थी। 1652 से 1654, 1665 से 1667, 1672 से 1674, 1780 से 1784। ओके, 1652 से 54, 1665 से 67, 1672 से 74 और 1780 से 1784 तक ये 4 बार भारत और अंग्रेजों के बीच नहीं, इन दोनों के बीच ही हो गई थी, डच और फ्रांसीसियों के बीच में ही। The Dutch company maintained the profit main support the cost of war which came from trade which produced profit. Competition arose in 1635 when Charles I granted a trading license to Sir William Courtine which permitted the rival Courtine Association to trade with the East at any location in which the EIC had no presence. Okay students, in as act aimed as strengthening the power of EIC, King Charles II granted the EIC the right to autonomous territories equation to mint money, to command fortress and troops from alliances, to make a war and peace, and to exercise both civil and criminal jurisdiction over the acquires area. ये मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा स्टूडेंट्स उसके अंदर समझाते हुए आगे मैं आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाऊँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर अपना हुकूमत करके, बंगाल में हुगली एक जगह है, हुगली के पास में, वहाँ पे अपने व्यापार को किस तरीके से स्थापित किया था। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। हार्ड लगती है आपको SST, सर भी जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा।